और हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से जो पटना के बख्तियारपुर से आ रही है, जहां एक घर में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर में शनिवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। पुरानी बाईपास पर बाइक पार्ट्स की दुकान और उससे जुड़े हुए मकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। इस हादसे में सास बहू और 6 महीने की मासूम बच्ची की जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई। बच्ची के माता पिता ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आग लगने की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बख्तियारपुर में एक दुकान ऑटो पार्ट्स की थी बाहर, और उसी से सटा हुआ जो मकान था उसमें देर रात आग लग गई। आग इतनी तेज़ी से फैली कि घर में रहने वालों को मौका ही नहीं मिला कि वो घर से बाहर निकल पाते। 2 लोगों ने किसी तरह से छत से कूद करके अपनी जान बचाई, लेकिन 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक मासूम बच्ची है 6 महीने की, उसकी भी जान इस हादसे में गई। आप देखिए स्थानीय लोगों की मदद से फायर फाइटर्स ने किस तरीके से जो अगल बगल के मकानात हैं उनकी छतों से उस छत पर उतर करके किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी और एक छोटे बच्चे को देखिए निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये आग में झुलस गया है ये बच्चा। बताया जा रहा है कि इस बच्चे की को बचाया नहीं जा सका। 2 महिलाओं की जानें गई है। कैसे लगी आग, इस सवाल का जवाब अभी तक पुलिस प्रशासन को नहीं मिल पाया है। इसकी जांच की जा रही है, लेकिन आग इतनी तेज़ी से फैली कि घर वालों को संभलने का मौका नहीं मिला और बड़ा नुकसान हुआ। 3 लोगों की जान चली गई। 2 लोगों ने किसी तरह से छत से कूद करके अपनी जान बचाई। दुकान है जिसमें मोबिल ऑयल और प्लास्टिक सामान जिसमें किसी कारण आग लग गई है, जिसका कारण अभी वर्तमान में घटना के समय घर के अंदर 4 लोग थे और 2 व्यक्ति घर के बाहर। उन 4 लोगों में सभी लोग को बाहर निकाल दिया गया है एम्बुलेंस के द्वारा, और एम्बुलेंस के द्वारा इन लोग को थोड़े उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है, जहाँ पर फिलहाल इनका अभी ट्रीटमेंट है। आग दुकान में लगी थी सर? आग दुकान में लगी है। मोबिल ऑयल के कारण लगने की अभी तक प्रथम दृष्टया सूचना है, और अभी थोड़ी देर बाद जब आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा उसके बाद इसका एक्चुअल कारण क्या है। रात कार अभी चालू है सर? रात कार वर्तमान में चालू है। आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि फिर भी जो चीजें अभी बहुत गर्म है और अगल बगल बहुत सारा जो है आग के धुएं चले गए, उनको बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी और साथ ही एम्बुलेंस भी यहाँ पर है। अब बड़ी खबर जापान से है, जहां आपसे थोड़ी देर पहले 5.9 की तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप के झटके राजधानी टोक्यो में भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जापान के दक्षिण में इराबाकी में जमीन की सतह से 70 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। इराबाकी में 5 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इराबाकी, चाइबा और साइतामा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जापान में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया, और इस भूकंप का जो केंद्र था वो दक्षिण में इराबाकी के पास था और ज़मीन की सतह से करीब 70 किलोमीटर नीचे था। इस भूकंप के झटके राजधानी टोक्यो में भी महसूस किए गए। इसके अलावा इराबाकी में भी झटके महसूस हुए। वहाँ पर 5 लोगों के घायल होने की खबर है। चाइबा, साइतामा जैसे इलाकों में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। ये शुरुआती तस्वीरें देखी आ चुकी है जापान से, जहाँ पर 5.9 तीव्रता के भूकंप से धरती हिली और इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। जापान में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया है और इस भूकंप में अब तक 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। जापान के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है। बीजेपी की नई टीम की पहली बैठक के दूसरे दिन आज अध्यक्ष जो है पार्टी के नितिन नवीन संगठन की समीक्षा करने वाले हैं। आज की मीटिंग में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी मौजूद रहेंगे।
जहां चुनावी राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और समेत दूसरे राज्यों में चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में पार्टी के जरिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों समेत संगठन के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत होगी। शनिवार को नितिन नवीन की नई टीम की पहली बैठक में पहुंचे पीएम मोदी का बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्वागत किया। मीटिंग में पीएम ने बीजेपी के पदाधिकारियों को पार्टी को और मजबूत करने, लोगों से कनेक्ट करने का मंत्र दिया। पीएम ने एक्स पोस्ट पर लिखा, नई संगठनात्मक टीम के साथ काफी अच्छा संवाद रहा। संगठन की बैठकें नए विचारों और नजरिए पर केंद्रित होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को और गहरा करना होता है। पार्टी के साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। बीजेपी की नई टीम की पहली मीटिंग में खुद पीएम मोदी पहुंचे। पॉलिटिक्स के साथ एक कुशल संगठन का मंत्र दिया, पार्टी को मजबूत करने और पब्लिक कनेक्ट पर जोर दिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में सभी पदाधिकारियों से बात की। सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने अनुभव और करियर के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। पीएम मोदी ने सबको ध्यानपूर्वक सुना और अपने संगठन महामंत्री समय के अनुभवों को सबके साथ साझा किया। पीएम ने बताया कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है और उसे मजबूत करना है। पीएम के मंत्र को अमल में लाने की तैयारी भी बैक टू बैक शुरू हो चुकी है। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन संगठन की समीक्षा पर अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और सभी राज्यों के प्रभारी मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे से बीजेपी हेडक्वार्टर में शुरू होने वाली मीटिंग में चुनावी राज्य यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत दूसरे राज्यों के चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों समेत संगठन के दूसरे मुद्दों पर भी मंथन होगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की 65 सदस्यों वाली टीम की पहली मीटिंग में शनिवार को पीएम मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को संगठन का मंत्र दिया तो दो अहम मुद्दों, सेवा संकल्प अभियान और वंदे मातरम के सम्मान पर पार्टी की मीटिंग का फोकस रहा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से एक पखवाड़े तक बीजेपी हर साल सेवा पखवाड़ा मनाती रही है, लेकिन इस साल पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर 31 अगस्त तक सभी राज्यों में वर्कशॉप और उसके अगले 5 से 7 दिनों के भीतर जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिससे कि सेवा संकल्प अभियान की तैयारी की जा सके। इसके बाद पूरे एक महीने तक बीजेपी छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और महिलाओं से युवाओं तक कनेक्ट करने के अभियान पर काम करेगी। आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद प्रोग्राम के तहत बीजेपी देश में मौजूद 14 लाख से भी ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी समर्पित सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा और माताओं से पोषण और बच्चों की देखभाल पर सीधी चर्चा होगी। सेवा में मेरा योगदान प्रोग्राम के तहत सेवा कार्य में शामिल युवाओं को रील्स के जरिए प्रेरित करने का अभियान चलाया जाएगा। सेवा सेतु अभियान के तहत कागजी औपचारिकताओं या किसी दस्तावेज की कमी के कारण सरकारी योजनाओं के फायदे से वंचित रह गए लोगों के लिए 15 दिनों तक ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। वहीं इनोवेशन चैलेंज अभियान में देश के युवाओं की ऊर्जा को लोकल समस्याओं के व्यावहारिक और तकनीकी समाधान खोजने के कार्यक्रम में लगाया जाएगा। पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर को लेकर मनाती है। इस बार एक संयोग है कि 7 अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। उसको इस 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह सोचा गया कि हम जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा करते हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान 1 मास का पूरे देश में
ये अभियान चलाए। सेवा संकल्प अभियान में आंगनवाड़ी में जो माताएं बहनें कार्यरत है, उनका सम्मान, संवाद और सही मायने में बच्चों की न्यूट्रिशियस परवरिश में उनका योगदान। सरकार तो योजना घोषित करती है और नीचे आखिरी छोटे बच्चे तक, घर तक इन आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा हम पहुंचाते हैं। तो ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा। बीजेपी के सेवा संकल्प अभियान को लेकर शनिवार की मीटिंग में रोड मैप तैयार किया जा चुका है। अब प्रदेश स्तर पर वर्कशॉप की बारी है। ये मूलतः सांगठनिक बैठक था, तो इस पे जो चर्चा हुआ वो तो मीडिया को बचाना उचित नहीं रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर क्या सेवा कार्य किया, पूरा देश की आम जनता के साथ, पिछड़े हुए जनता के साथ, अनुसूचित जाति का साथ, युवाओं के साथ, महिला का साथ क्या हम लोग किया है और आने वाला दिन में हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अभियान चलेगा। उसमें सबको भाग लेना है, पूरा पार्टी में इसमें शामिल रहेगा। हम सब यहाँ पर आए हैं क्योंकि नेशनल ऑफिसर्स बेयरर्स हैव बीन अनाउंस, उनसे मिलना था और सभी मिले। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके 25 साल के लीडरशिप का एक बहुत बड़ा अहम माइलस्टोन अक्टूबर 7 को हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा हुआ। एक तरफ बीजेपी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत देश के जन जन तक पहुंचने की योजना तैयार की है, तो वहीं मीटिंग में वंदे मातरम के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा को लेकर एक अहम प्रस्ताव पारित किया है, जिसके जरिए बीजेपी ने साफ किया कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता का जय घोष वंदे मातरम था और पीएम मोदी के 2047 के विकसित भारत के टारगेट का महाघोष भी वंदे मातरम ही होगा। मीटिंग के बाद बीजेपी के एक नेता ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के स्टैंड पर जमकर हमला बोला। पार्लियामेंट में कानून बना जाए, वो पार्टी उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन नहीं ले सकती, ये बिल्कुल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वंदे मातरम को लेके ये बोलना उचित नहीं है। देश के लिए, जो देश का हित के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का जो 1947 में जो देश स्वाधीन हुआ था, वंदे मातरम गाने से हम लोग को गर्व बोध होता है। इसको लेके छेड़छाड़ करना, कोई राजनीति करना उचित नहीं है। बीजेपी ने अपने प्रस्ताव में साफ किया है कि राष्ट्रीय गीत को सांप्रदायिक दबाव, राजनीतिक तुष्टीकरण या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करने की विपक्ष की नीतियों का पार्टी विरोध करेगी। वंदे मातरम हमारे लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए सबसे ऊपर है और इस पर हमें गर्व है। देश का हर नागरिक वंदे मातरम गाता है, वंदे मातरम पर गर्व है। केवल व केवल मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चलने वाले लोग, जिन्होंने आजकल नया नया मुस्लिम लीग का झंडा और एजेंडा उठाया है, वो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये मुस्लिम लीग का एजेंडा लेके चल रहे हैं। और सोनिया जी ने जो वहां किया कांग्रेस के मुख्यालय में 15 अगस्त वाले दिन, वो स्पष्ट बताता है कि एक विदेशी मूल के नेता और उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका व्यवहार हमारे राष्ट्रगीत के साथ कैसा होता है। हमें गर्व है और ये भारत के पार्लियामेंट में एक मत से वंदे मातरम का सम्मान हो, वो रेजोल्यूशन भी पास हुआ। कांग्रेस अभी भी 1937 की जो भावना है उसी में रहेगा। अभी 2026 है तो उसी में ठेके हुए। देश विभाजन हो गया, उसके बाद 10 साल बाद देश विभाजन भी हो गया। अभी भी कांग्रेस तैयार नहीं है वंदे मातरम पूरा गाने के लिए। मैंने इनके मन में और भी टुकड़ा टुकड़ा गैंग के साथ तो मिले हुए थे ही। तो उस दिन 15 अगस्त को लोगों ने देख लिया कांग्रेस का हाईकमांड का कैरेक्टर क्या है
वो सभी इस समय राष्ट्र के विरुद्ध में जो कहने वाले हैं, राष्ट्र के विरुद्ध में चलने वाले हैं, ऐसे मानसिकता वाले तत्व के साथ, ऐसा संस्थानों के साथ संपर्क रखता है, उस दिन जग जाहिर हुआ है। बीजेपी की नई टीम को पीएम मोदी ने टास्क दे दिया है और अब इसका असर आने वाले दिनों में जमीन पर दिखने वाला है। यूपी में रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में सुधार और मौजूदा व्यवस्था के विरोध में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच अब सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत की पहल हुई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और उनकी मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का भरोसा दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि छात्रों की मांग नेतृत्व को पहुंचा दी गई है। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जो है उससे जुड़े मामलों को उससे जुड़े लोगों को केंद्रीय मंत्री से उनकी मुलाकात करवाने की पहल की जा रही है। इधर एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। छात्रों के प्रतिनिधि हर्ष दुबे ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से मामले का संज्ञान लेने और केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की पहल पर आभार जताया। अब छात्रों की नजर 48 घंटे के अंदर प्रस्तावित केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक पर लगी है। कहीं ना कहीं सर लोगों ने हमारी बातों को सुनने का प्रयास किया, बहुत धन्यवाद। लेकिन हम बच्चों के साथ थोड़ी सी बर्बरता हुई है, जो गरीबों के साथ बर्बरता हुई है उसको देखा जाए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जब भी हो तो उस पर ध्यान दिया जाए। और हमारी मानना है कि सर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात कराई जाएगी और हम लोगों की बात वहाँ रखी जाएगी, तो सर अपने वादे पर खरा उतरेंगे और सर अपनी मांग को पूरा करेंगे। हमारा कहीं ना कहीं कहना है कि अगर जिनके केंद्रीय मंत्रियों से हो सके कराया जाए, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी से हो सके तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। लेकिन फिर कोई भी मंत्री हो, सभी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं और हमारा कहना है कि इस विषय पर एक बार गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है और क्यों हम इस विषय को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र बनाते जा रहे हैं। और सर का बहुत आभार है जो सर ने हम लोगों की बात को सुना और आगे तक पहुँचाया, क्योंकि सर ही हमारी बात को आगे तक पहुंचा सकते थे और कोई ऐसा जरिया नहीं था हमारे पास। तो सर ने हम लोगों की बात सुनी, इसके लिए सर का बहुत धन्यवाद। आरक्षण सुधार की मांग को एसपी चीफ अखिलेश यादव ने एक साजिश बताया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। तो एक्स पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने इसे एक साजिश करार दिया है। चीनी की बढ़ती कीमतों और यूपी में चीनी की कालाबाजारी पर सीएम योगी का एक्शन हुआ। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में राज्य की चीनी मिलों में मौजूद स्टॉक, बाजार में आपूर्ति और कालाबाजारी को रोकने के उपाय पर बातचीत हुई और गाइडलाइंस जारी की गई। अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया कि 400 टन से ज्यादा स्टॉक रखने या 30 दिनों से ज्यादा का भंडारण करने वाले डीलर्स के खिलाफ एस्मा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। त्योहारों के मौसम से पहले बाजारों में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार एक्शन में है। यूपी के गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा, उत्तर प्रदेश में इस बार भी 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का उत्पादन हुआ है। आज भी 150 लाख मीट्रिक टन सरप्लस चीनी है। हमने पत्र लिखा है कि पूरे देश में चीनी सप्लाई करने के लिए हम तैयार हैं। चीनी की कोई कमी नहीं है। ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष भी 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी पैदा हुई। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास 179 लाख मीट्रिक टन चीनी मौजूद है। उत्तर प्रदेश में चीनी का जो खर्चा है वो 4 लाख मीट्रिक टन प्रति माह है।
हमारे पास आज भी 150 लाख मीट्रिक टन चीनी अधिक है, जिसे चूंकि कोटा केंद्रीय सरकार के द्वारा रिलीज किया जाता है। जब वो चाहे, हमने पत्र लिखा है एक, ये पूरे देश में हम चीनी सप्लाई करने को तैयार हैं, इसलिए चीनी की कोई कमी नहीं है। जब 150 लाख मीट्रिक टन सरप्लस चीनी हमारे पास मौजूद है। 15 अक्टूबर से हम नया पराई सत्र शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए चीनी की कोई कमी नहीं है। ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मैंने तो पिछली बार बैठक में ये कहा था कि उत्तर प्रदेश अकेला पूरे देश को चीनी खिला सकता है। राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान मनुस्मृति का नाम लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम वीडियो का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव करने का आरोप लगाया। प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी की वीडियो क्लिप चलाकर राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी लड़कियों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने मनुस्मृति का भी बार बार जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस ग्रंथ में लिखा है कि महिला को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। ये शब्द शर्मनाक है और नहीं कहे जाने चाहिए। राहुल गांधी का जेनजी कॉन्टेक्ट का ये अपना स्टाइल है। राहुल की रणनीति क्लियर है, जेनजी को जोड़ो, बीजेपी आरएसएस पर इनडायरेक्ट हमला करो। महिला स्वतंत्रता और अधिकार की बात के प्रोग्राम में राहुल गांधी ने हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को निशाने पर लिया और इसी ग्रंथ को महिलाओं के पिछड़ेपन, बंदिशों और अत्याचार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की आजादी और पितृसत्ता के मुद्दे पर राहुल गांधी ने 1 घंटा 16 मिनट बात की। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के भाषणों की क्लिप दिखाई गई। सीएम योगी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के भाषणों का जिक्र किया। हाल ही में जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी की वीडियो क्लिप दिखाकर उन पर हमला किया। एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना, कल्चरल शॉक लगा हमें, क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने इस दौरान कई लड़कियों से बात की, उन्हें मंच पर बुलाया और उनसे कहा कि वो बिना डरे अपनी आवाज बुलंद करें और अपने लिए लड़ें।
इस दौरान एक छात्रा ने कहा कि अगर वो 1 महीने के लिए हॉस्टल से बाहर रहती हैं, तो उनसे प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जैसे कि हमारे ट्राइबल हॉस्टल होते ज्यादातर वहाँ यहाँ पुणे में गढ़चिरौली, नांदेड़, अमरावती वहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं वो तो हर रोज घर नहीं जा पाते, और जुन्नर जो आंबेगांव वो तो लड़कियाँ जाकर आती है, लेकिन वो जो गढ़चिरौली के स्टूडेंट होते वो नहीं जा पाते। तो हम दिवाली में या किस छुट्टी में गए और 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रहे, तो वो बोलते हैं कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए, और वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमें हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है। कहना चाहूँगी कि वो हम जब उनको पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों करना है, तो वो बोलते हैं आपको 1 महीने में आपको जानलेवा बीमारी हुई तो, और किस संसर्गजन्य बीमारी हुई तो मैं क्या कहना चाहती हूँ उन प्रशासन को कि आपकी जो स्कूल है, जो आश्रम शाला है, प्राइवेट स्कूल है, सभी स्कूलों में जो 24 घंटे एक नर्स क्यों नहीं रख पाते। इसी दौरान लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ भी पुणे में राहुल गांधी के मंच पर पहुंची और कहा कि उन्हें 5 साल से गाली पड़ रही है। और मैं समझती हूं कि एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है। पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो, और इतना काफी है सर, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज्यादा ढीठ लड़की हूँ तो मैं नहीं डरती हूँ। वो सर मुझे गालियां दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मुझे भी सालों से गाली दे रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज के जवाब में बीजेपी ने सामूहिक वंदे मातरम गायन और युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पैसा देकर भीड़ जोड़ रही है। पुणे से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री मुरलीधर माहौल ने कहा कि राहुल गांधी का प्रोग्राम बेअसर है। इससे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही पूरे देश में घूम रहा है, लेकिन उसका कुछ असर होने वाला नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि पुणेकर जनता जो है वो तो मुझे लगता है कि हर बार जब कोई भी चुनाव हो, कुछ भी हो, तो वो पुणे की जनता ने काम को वोट किया है, पुणे की जनता ने काम पे विश्वास किया है। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो, माननीय महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में पुणे ने अच्छी प्रगति की है। तो मुझे लगता है कि पुणेकर जनता है वो जानती है, या आज एक दिन आएगा, बाद में कोई दिखेगा भी नहीं। और मुझे लगता है कि इसमें आप देख लीजिए, कल 2 दिन से आप ही लोग चला रहे सभी चैनल पे कि जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे वो कैसे आ रहे हैं, कितने पैसे दिए जा रहे हैं, कितने इन्फ्लुएंसर को कितना पैसा दिया जा रहा है, बाकी लोगों को कितना है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा सीरियस कुछ लेने की जरूरत नहीं। आप लोग भी बहुत वहाँ पे थे, ये COP का हॉस्टल में जिस तरह से कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता घुसे, वहाँ मारपीट की, तो मुझे लगता है कि आपके कैमरे में भी आया है। तो कांग्रेस की ये संस्कृति है, कांग्रेस ने अपना दर्शन, संस्कृति का असली संस्कृति का दर्शन भी दिया है। तो यही है, मुझे लगता है कि पुलिस उसकी जांच कर रही है, और जो जिसने गलती की है पुलिस उसको बिल्कुल छोड़ेगी नहीं। राहुल के इन प्रोग्राम्स को कांग्रेस नई उम्मीद के तौर पर देख रही है, इसलिए उनके साथ कांग्रेस के युवा नेताओं का लाव लश्कर भी साथ साथ चल रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की BSc एग्रीकल्चर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। दुर्ग के भारती कॉलेज के एक प्रोफेसर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एंडोस्कोपिक कैमरे का इस्तेमाल करके पेपर लीक किया। जांच में सामने आया कि 20 अगस्त को हुई परीक्षा का पेपर 12 हजार रुपए में 5 छात्रों को बेचा गया, जबकि 7 अगस्त को हुई परीक्षा का पेपर भी प्रोफेसर ने कथित तौर पर छात्रों को 11,000 में बेचा था। IGKV पेपर लीक का मास्टरमाइंड प्रोफेसर को ही बताया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स को पेपर मिला है उससे हमको ये पता चला कि भारती कॉलेज जो दुर्ग में है, AC यूनिवर्सिटी के अंडर है, तो उसका एक प्रोफेसर ने उसका क्वेश्चन पेपर लेके जाने का उसका ड्यूटी था यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी से बंद लिफाफा में उसमें क्वेश्चन पेपर लेके गया,
और उसके अंदर जो है वो छोटा सा छेद करके नीचे लिफाफे के नीचे एक छोटा सा छेद करके एक एंडोस्कोपी वाला कैमरा उसमें घुसा के पूरा क्वेश्चन पेपर का स्कैन किया है और एक एक वर्ड उसने लिखा है हाथ से और 15 क्वेश्चंस उसने ऐसे कॉपी करके स्टूडेंट्स को बेचा है। तो हमको लीड्स ऐसे स्टूडेंट्स जिसको पेपर मिला है उसी से हमको लीड मिला है। तो हमने टोटल इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की, जो एक प्रोफेसर है और 5 स्टूडेंट्स है जिसको पेपर मिला है। तो पूछताछ में ये भी पता चला कि ये 7 तारीख को और एक पेपर भी इसने लीक किया है जो प्लांट पैथोलॉजी का पेपर है, तो वो भी प्रोफेसर के द्वारा सिमिलर तरीके से लीक किया गया है। तो हम लोग इसमें और जो इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए अभी टीम लगी हुई है, तो इसमें फर्दर गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिहार के नालंदा के गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में शनिवार को भी छात्रों का गुस्सा देखने को मिला। एग्जाम रिजल्ट्स में गड़बड़ी, पढ़ाई न होने और अवैध रूप से मोटी फीस वसूले जाने के गंभीर आरोपों को लेकर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कॉलेज कैंपस में जमकर हंगामा किया। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे, बेंच, डेस्क, टीवी, प्रिंटर और दूसरी कीमती सामानों को तहस नहस कर दिया गया। छात्रों का आरोप है कि रिजल्ट में धांधली हुई। 85% छात्र फेल हो गए हैं, जबकि प्रैक्टिकल में 15 नंबर मिले। हंगामे के दौरान हाथापाई की भी तस्वीरें आईं। खबर मिलते ही मौके पर 3 थानों की पुलिस पहुंची। बहुत मुश्किल से हालात संभाले गए। पूरा सबका गंदा रिजल्ट आया है, ठीक है। मतलब उतना पढ़ने वाला का किसी में 86 आ रहा है तो किसी मार्क्स में 4 नंबर दे रहा है, 2 नंबर दे रहा है, 0.5 दे रहा है। इतना तो बेवकूफ़ यहाँ का कोई स्टूडेंट नहीं है। किसकी लापरवाही सामने यहाँ रिजल्ट का है प्लस में जहाँ से यूनिवर्सिटी से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ बिना एग्जाम के जो प्रैक्टिकल दिया गया है, किसी को 16 नंबर दिया, किसी को 15 नंबर दिया, किसी को 20 या 25 किया है। और क्लास में टीचर पढ़ा नहीं रहा है, कभी 2 क्लास होता है उसके बाद नहीं होता। स्टूडेंट को फेल भी कर दिया गया, फेल भी कर दिया, पढ़ाई नहीं हो रहा है इसीलिए फेल हो रहा है। तो कौन सब्जेक्ट में है, कौन सी पढ़ाई में फेल किया गया है? बहुत सब्जेक्ट तो बहुत सारा है, उसमें सारे में फेल है। कोई एनाटॉमी में फेल है, कोई सोशियोलॉजी में फेल है। गाजियाबाद में बेटा नहीं होने पर एक शख्स ने पत्नी और बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर डाली। छोटी बेटी जब बचाने आई तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया, लेकिन किसी तरह जान बचाकर वो घर से बाहर भागी। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। आरोपी को पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये मामला खोड़ा थाना इलाके के लोकप्रिय बिहार कॉलोनी का है। आरोपी की पहचान बिहार के अररिया के राजा अंसारी के तौर पर हुई है, जो खोड़ा मंडी में मुंशी का काम करता है। किराए के मकान में रहता है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसकी मृतक पत्नी और बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल छोटी बेटी का इलाज चल रहा है। जांच पड़ताल में तथ्य प्रकाश में आता है कि राजा अंसारी जो मूल रूप से अररिया बिहार का रहने वाला है, अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम तथा अपनी 2 बेटियों क्रमशः सना तबस्सुम व रूबी तबस्सुम, जिनकी उम्र क्रमशः 15 वर्ष तथा 14 वर्ष है, के साथ गली नंबर 3 में मकान के चौथे तल पर रहता था। उसके द्वारा अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम तथा पत्नी सना तबस्सुम की हत्या कर दी गई तथा दूसरी बेटी रूबी तबस्सुम को घायल कर दिया गया है। घायल बेटी को तत्काल उपचार हेतु एमजी हॉस्पिटल भेजा गया, जहां खतरे से बाहर है। अभियुक्त राजा अंसारी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। जयपुर पुलिस ने बजाज नगर इलाके में नकली नोटों का जखीरा पकड़ा। पुलिस ने नकली नोटों के एक गिरोह का खुलासा करते हुए करीब 4,30,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब उनके नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों और नकली करेंसी की सप्लाई की चेन का पता लगाने में लगी है। आरोपियों के कब्जे से कुछ गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि नकली नोटों की खेप बांग्लादेश से कोलकाता पहुंची और फिर हरियाणा के रास्ते जयपुर लाई गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी है। चुनाव के मद्देनजर आचार जो संहिता लगी हुई है, सीएसटी को सूचना मिली कि फेक करेंसी 500 के डिनोमिनेशंस के फेक करेंसी जयपुर में आने की संभावना है और इसी के मद्देनजर यहाँ पे नाकाबंदी कराई गई और उसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 4,30,500 रुपये के 500 डिनोमिनेशंस के फेक करेंसी मिले हैं और 3 लोग हरियाणा के हैं, जिनका नाम है अंशुल, प्रियांशु और आकाश, जो कि हरियाणा रोहतक के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा साहिल चौधरी, जो फतेहपुर का रहने वाला है, अभी जयपुर में रह रहा है, उसकी गिरफ्तारी की गई है।
भोपाल के जहांगीराबाद थाने में शनिवार को जमकर बवाल हुआ। थाने के अंदर हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी और थाना प्रभारी राजन सिंह के बीच जमकर बहसबाजी। दोनों के बीच तू मैं का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एक युवक ने नाबालिग लड़की का अपहरण किया। शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद जब पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन के कार्यकर्ताओं ने जहांगीराबाद थाने का घेराव किया। जमकर नारेबाजी हुई। आरोपी के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की गई। संगठन के कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि स्थानीय विधायक आरिफ मसूद के राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस कार्रवाई से पीछे हट रही है। ये सुनते ही थाना प्रभारी राजन सिंह बुरी तरह भड़क गए। इस दौरान हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी से उनकी जमकर बहस हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हथियार के दम पर एक बुजुर्ग से लूटपाट का मामला सामने आया। खजूरी सड़क थाना इलाके में दुकान के पास बेंच पर एक बुजुर्ग सो रहे, तभी बाइक सवार बदमाश पहुंचे। दोनों बदमाशों ने बुजुर्ग को घेर कर पहले उनसे मारपीट की, फिर चाकू दिखाकर उनके पास रखे पैसे और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो अब सामने आया। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद अभी तक पीड़ित बुजुर्ग ने थाने पहुंचकर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बुजुर्ग की पहचान करने और उन्हें थाने बुलाकर बयान दर्ज करवाने की कोशिश कर रही है और दोनों आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। खजूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला जानकारी में आया है, जिसमें एक दुकान के सामने एक व्यक्ति दिख रहा है कि जो सो रहा था। तो वहाँ पे दो लड़के आते हैं और फिर उसके साथ वो झूमा झटकी करते हैं और उसको कुछ उससे सामान लूटने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद उसकी मोटरसाइकिल की जो चाबी है वो ले जाके मोटरसाइकिल ले जाने का प्रयास करते हैं, पर व्यक्ति के द्वारा बोलने पर वो चाबी वापस कर देते हैं और फिर माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो ये जो वहाँ पे जिस दुकान के सामने व्यक्ति सो रहा था वहाँ पे उसके सीसीटीवी में ये पूरा घटनाक्रम आया है और लेकिन अभी जो फरियादी है वो अभी थाने नहीं आया है। उसके विषय में कोई जानकारी भी नहीं है। स्थानीय स्तर पे उसके विषय में पता किया गया था तो वो वहाँ का संभवतः रहने वाला नहीं है, कहीं और से आया हुआ था। तो अभी हम उसमें जांच कर रहे हैं और जैसी जानकारी प्राप्त होगी अगर फरियादी आता है तो उस हिसाब से उसमें मामला पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा उसमें जो सीसीटीवी हमारे पास है उसके आधार पर जो लड़के हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन पे कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक दर्दनाक हादसा हुआ। रॉन्ग साइड से बाइक चलाकर आ रहे एक बुजुर्ग को एक ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। दरअसल रसूलिया के गौतम नगर में रहने वाले एक बुजुर्ग मदन लाल वर्मा ओवरब्रिज से होकर अपने घर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने घर की तरफ मुड़ने के लिए सड़क की रॉन्ग साइड से बाइक को मोड़ा, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक की वो चपेट में आ गए। बाइक समेत बुजुर्ग ट्रक में फंसकर काफी दूर तक घिसटते चले गए। गंभीर हालत में उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब ड्राइवर की तलाश कर रही है। मुंबई के भुलेश्वर इलाके में शनिवार रात गणपति आगमन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग जख्मी हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि भुलेश्वर राजा की करीब 22 फीट ऊंची प्रतिमा को भाईखला से भुलेश्वर लाया जा रहा था, तभी प्रतिमा का बैलेंस बिगड़ गया और वो गाड़ी से नीचे गिर गई। यह हादसा पंडाल से 50 से 60 मीटर पहले हुआ। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मूर्ति को लाने वाली गाड़ी को पीछे हटाया गया। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। त्योहारों के सीजन आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं और अब उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। यूपी में 24 घंटे के अंदर 4 बड़े शहरों में छापेमारी के दौरान सैकड़ों किलो मिलावटी पनीर और नकली घी बरामद हुआ। ये छापेमारी लखनऊ, आजमगढ़, बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा में हुई। लखनऊ में छापेमारी के दौरान 1,500 किलो से ज्यादा खराब मिठाई बरामद की गई। वहीं बुलंदशहर में 2,500 लीटर दूध बरामद किया गया, जिसे शक होने के बाद लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया। आजमगढ़ और ग्रेटर नोएडा में भी फूड डिपार्टमेंट ने बड़ी
तादाद में खाने पीने का मिलावटी सामान बरामद किया और उन्हें नष्ट किया है। एक दो किलो नहीं, सैकड़ों किलो मिलावटी नकली पनीर कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। इस पनीर में मिलावट ने इतना जहर भर दिया है कि इसे खाने वाला बीमार नहीं, बहुत बीमार पड़ सकता है। ये मिलावटी सामान से बनी मिठाइयां हैं जो रक्षाबंधन के त्योहार के लिए तैयार की जा रही थी। नकली घी और मिलावटी पनीर की ये खेप देखिए। लेकिन अब इन मिलावटखोरों पर एक्शन शुरू हो चुका है। शहर हो या गांव, कोई कोना नहीं है जहां मिलावटी मिठाइयां ना बिक रही हों। हर जगह जहर को घर घर तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है। रक्षाबंधन के त्योहार पर मुनाफा कमाने के लालच में मिलावटखोर अंधे हो चुके हैं। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि ये मिठाइयां त्योहार के उत्साह को एक झटके में खराब कर सकती हैं। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें देखिए, जहां त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी के खिलाफ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्शन जारी है। ग्रेटर नोएडा में छापेमारी के दौरान लखनावली गोल चक्कर के पास एक गाड़ी से करीब 400 किलो मिलावटी नकली पनीर बरामद किया गया। खाद्य विभाग की टीम ने गौतम बुद्ध नगर में मिले मिलावटी पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया। प्रशासन ने जांच में पाया कि नकली पनीर को पाम ऑयल समेत कई मिलावटी पदार्थों से मिलाकर बनाया जा रहा था। इसके साथ ही जांच में ये भी सामने आया कि इस मिलावटी पनीर को अलीगढ़ से नोएडा ग्रेटर नोएडा में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। पनीर जो है वो अलीगढ़ से आ रहा था, यहाँ एनसीआर में ये सप्लाई करते हैं। उसी को गाड़ी रात की रोकी थी। गाड़ी रोक के लगभग 350 किलो पनीर पाया गया था, जिसका नमूना संग्रहित करने के बाद उसको सुरक्षित अवस्था में रखवा दिया गया था। प्रथम दृष्टया मिलावटी और प्रदूषित होने के कारण इसको विधिवत नष्ट कराया गया है। मिलावट अलग अलग तरीके की होती है, जिसमें स्टार्च की मिलावट होती है और स्किम्ड मिल्क पाउडर के साथ में ये रिफाइंड सोयाबीन ऑयल या रिफाइंड पाम ऑयल मिलाते हैं। इस प्रकार की मिलावट होती है और मिल्क फैट की जगह पे अगर इस प्रकार की फैट व्यक्ति खाएगा तो निश्चित रूप से उसको स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मिलावटखोरी के खिलाफ जो है हमारा अभियान लगातार जारी है और उनको ये संदेश देना चाहेंगे, किसी प्रकार की मिलावट करते हुए अगर वो पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में जहरीला पनीर मिला तो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बुलंदशहर में प्रशासन हरकत में आया। बुलंदशहर में खुर्जा के गांव डाबर में मौजूद श्री राम डेयरी पर मिलावटखोरों की सूचना पर जब खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की तो यहां से करीब 2500 लीटर दूध, 200 किलो पनीर और 150 किलो मिलावटी घी बरामद किया गया। जिसके बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने पनीर, घी और दूध के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी इस डेयरी के सैंपल जांच में फेल हो गए थे और अब सैंपल की रिपोर्ट आने पर डेयरी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ये विष्णु गोयल हैं प्रोप्राइटर इस फार्म के और श्री राम डेयरी प्रोडक्ट फार्म है। यहाँ पर ये डाबर क्षेत्र में है और यहाँ पर टीम आई है। टीम ने पूरा निरीक्षण किया है। यहाँ पर जो भंडारित मात्रा में दूध पाया गया वो 2500 लीटर दूध के करीब है और 200 किलो पनीर और लगभग 150 किलो घी इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। जो खाद्य पदार्थ है उसके नमूने लिए गए हैं। बाकी साफ सफाई के लिए इनके लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जा रहा है। कोई भी मिलावटी खाद्य पदार्थ इस तरह से कोई भी एडल्टेंट इनके यहाँ फिलहाल नहीं पाया गया है और बाकी टीम बकायदा नजर रखे हुए है और सूचना भी ले रही है। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की चीज मिलती है तो आगे भी कार्रवाई करें। आजमगढ़ में भी मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहाँ एक मिठाई फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की छापेमारी के दौरान 2.5 क्विंटल मिलावटी मिठाई जब्त की गई। सिधारी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में खाद्य विभाग की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री का निरीक्षण किया तो पाया कि वहां खराब और मिलावटी मिठाइयां रखी हुई थी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मिलावटी मिठाइयों को जब्त करके नष्ट करवाया और फैक्ट्री में मिली मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। अधिकारियों ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। वहाँ पर संदिग्ध अवस्था में जो है लगभग 2.5 कुंटल मिठाई जो है दूषित अवस्था में, संदिग्ध अवस्था में पाई जाए, वो जो है लगभग 62,500 रुपया मूल्य की है
उसको जो है जब्त कर उसको नष्ट कराया जा रहा है। और इस प्रकार का अभियान जो है पूरे जनपद में संवेदनशीलता को देखते हुए रक्षा बंधन के जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे संचालित किया जा रहा है। लखनऊ में जब फूड डिपार्टमेंट ने छापा मारा तो हर कोई हैरान रह गया। जहां मिठाइयां रखी थीं, वहां मक्खियां दावत उड़ा रही थीं। जिस घोल का इस्तेमाल मिठाई के लिए किया जाना था, उसमें भी मक्खियां मरी पड़ी थीं। पास ही गाय भैंसें बंधी थीं। गोबर के छींटे मिठाई को नया फ्लेवर दे रहे थे। पास ही गंदा और बदबूदार पानी रुका था। डिपार्टमेंट ने प्लास्टिक के गंदे ड्रमों में रखा 1000 लीटर SMP पानी और चीनी का घोल नष्ट करवाया। ये घोल मक्खियों के गिरने से संक्रमित हो चुका था। 1675 किलो तैयार मिठाई बरामद की गई, जिसमें से 1000 किलो कलाकंद, 350 किलो बर्फी, 300 किलो डोडा बर्फी और 25 किलो पेड़ा बरामद किया गया। इसके अलावा गरी लच्छा, स्किम्ड मिल्क पाउडर, सूजी, सेफोलाइट, फिटकरी, काजू टुकड़ा, रिफाइंड सोयाबीन तेल के साथ साथ बहुत सारा सामान मिला। कई दुकानों पर एक्शन हो चुका है और कई दुकानों के सैंपल के टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। बड़ी खबर पटना से, जहां बख्तियारपुर में घर में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। पुराने बाईपास पर एक बाइक की पार्ट्स की दुकान है और उसी से जुड़ा हुआ मकान यानी घर भी है। अचानक वहां आग लगी और आग इतनी तेजी से फैली कि घर में लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। हादसे में सास बहू और 6 महीने के मासूम बच्चे की जिंदा जलने से मौत हो गई। बच्ची के माता पिता ने छत से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर के अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल पाए। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है।